हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले जो लेक्चर था वो अपना मौर्योत्तर काल का भाग नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1। आज जो रहेगा वो मौर्योत्तर काल का पार्ट नंबर 2 रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में दोस्तों कुछ आक्रमण हुए थे। वो विदेशी आक्रमण हुए थे और देशी आक्रमण हुए थे। तो मैंने आप लोगों को विदेशी आक्रमण पढ़ा दिए हैं पूरे। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, है ना। और मेरे से पढ़ने के बाद आप लोग कोई सा भी किताब वगैरह ले लीजिए, बुक, और सारे के सारे इसमें से क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चल, तो मैंने आप लोग चलेगा क्या अपना मौर्योत्तर काल का पार्ट नंबर 2। मैंने आप लोगों को विदेशी आक्रमण बता दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपन देशी आक्रमण। देशी आक्रमण कैसे हुए, क्यों हुए। कुछ विदेशी लोगों ने आक्रमण किए तो कुछ भारत देश में देशी लोगों ने ही आक्रमण कर दिए जो पहले से भारत में निवास करते थे, ठीक है। उन्होंने भी अपना साम्राज्य प्रभुत्व संपन्न करने के लिए आक्रमण किए, कहां पे, भारत में। और थोड़े कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। तो मैंने आप लोगों को देशी आक्रमण पहला बताया था दोस्तों शुंग, फिर दूसरा बताया था कौन सा, कण्व, और तीसरा बताया था मैंने आप लोगों को सातवाहन, ठीक है। तो सबसे पहले बात ही किसकी करेंगे अपन, शुंग वंश की, ठीक है। देशी आक्रमण में दोस्तों सबसे पहला अपना वंश कौन सा रहेगा, शुंग वंश, ठीक है। ये मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पे, शुंग वंश, ठीक है। इस शुंग वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो इस शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इस पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त को हराया था और मार दिया था, और इसे मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो शुंग वंश के कुछ अपन शासक देखते हैं। पहले तो शुंग वंश के क्या देख लेते हैं, शासक देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला शासक तो यही था दोस्तों, उसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पहला शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। इन शुंग वंश के राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मौर्य वंश के राजाओं की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी और शुंग वंश के राजाओं की पाटलिपुत्र राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद दोस्तों अगला जो शासक आया उसे बोलते हैं अग्निमित्र, ठीक है। और इसके बाद जो अगला शासक आया वो आया दोस्तों भागभद्र, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था, उसके बाद अग्निमित्र, फिर भागभद्र, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आया देवभूति, ठीक है। आखिरी शासक कौन आया दोस्तों, देवभूति। ये अंतिम शासक था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, पुष्यमित्र शुंग की, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये शुंग वंश का संस्थापक था। ये दोस्तों शुरू में जो है ये शैव धर्म के उपासक थे ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और ये जो शुंग वंश के जो शासक था ये पुष्यमित्र शुंग, ये मौर्य साम्राज्य के मौर्य सेना में एक सेनापति हुआ करता था। और इसने मौका देख के चौका लगाया कि बृहदत्त जो है, ये जो है बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम राजा था। इसको पता चला पुष्यमित्र शुंग को कि ये ज्यादा बलशाली नहीं है, तो इसको अपन निपटा के अपने वंश की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो पुष्यमित्र शुंग की अपन बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का क्या था दोस्तों, संस्थापक था। बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसके बीच कुछ आक्रमण भी हुए थे, ठीक है। कौन से आक्रमण हुए थे, तो आक्रमण हुआ था दोस्तों हिंद यूनानी लोगों का, ठीक है। हिंद यूनानी मैंने आप लोगों को बताया था कि विदेशी आक्रमण में पहला आक्रमण कौन सा था, हिंद यूनानी, और देशी आक्रमण में पहला शुंग वंश का। तो दोनों के बीच लड़ाई हुई और हिंद यूनानी के लोगों को हराया किसने, इस पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और हराया मतलब दोस्तों हारे कौन, यूनानी लोग, ठीक है। और हारने के बाद, इनको हराने के बाद दोस्तों इसने कुछ यज्ञ किए, ठीक है। और यज्ञ में एक गुरु थे इसके, उन गुरु का नाम क्या था दोस्तों, पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो हिंद यूनानी लोगों से इसका युद्ध हुआ, हिंद यूनानी लोग हार गए। युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में इसने यज्ञ करवाए, और गुरु कौन थे दोस्तों, महर्षि पतंजलि, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका युद्ध। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि जो शुंग वंश है, ठीक है, एक शुंग वंश और एक सातवाहन वंश, स्तूपों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि इसने कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था और कुछ स्तूपों की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। तो कौन से स्तूप का निर्माण करवाया था, तो इस पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था। और
भरहुत का स्तूप कहाँ है दोस्तों? सतना में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। भरहुत का स्तूप कहाँ है दोस्तों? सतना में। ठीक है, और एक स्तूप की मरम्मत करवाई थी। वो कौन सा स्तूप है? तो वो है दोस्तों सांची का स्तूप। ठीक है, इसकी मरम्मत करवाई थी। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो विदिशा में, मध्य प्रदेश में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, भरहुत के स्तूप की निर्माण करवाया था सतना में, और मरम्मत सांची के स्तूप की करवाई थी कहां पे है? विदिशा में। क्लियर इतनी बात? चले, मैंने आप लोगों को पुष्यमित्र शुंग बताया। उसके बाद अगला शासक जो आया था दोस्तों, वो आया था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र से बस यही ध्यान रखना है कि एक कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास की एक रचना है दोस्तों, और वो रचना कौन सी है? तो उस रचना है मालवी काग्नि मित्रम। ठीक है, मालवी काग्नि मित्रम। और इस मालवी काग्नि मित्रम का ये नायक है। कौन है दोस्तों? ये अग्निमित्र। याद रखना है ना, मालवी काग्नि मित्रम कालिदास का एक खंड काव्य है। और याद रखना कि मालवी काग्नि मित्रम का हीरो कौन है? तो वो अग्निमित्र है। ठीक है, देखिए यहां पे भी काग्नि आया है, यहां पे भी अग्नि आया है। ठीक है, उससे याद रखना। ठीक, चलिए बात करते हैं अग्निमित्र के बाद दोस्तों। बात करते हैं अग्निमित्र के बाद एक और राजा आया। उस राजा का नाम था भागभद्र। ठीक है, इस भागभद्र की क्या कहानी है? तो इस भागभद्र के समय दोस्तों, जो हिंद यूनानी लोग हैं, उनकी एक शाखा था यूक्रेटाइट्स। यूक्रेटाइट्स का एक राजा था। उस राजा का नाम क्या था? एंटियाल किडास। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, हिंद यूनानी लोगों की दो शाखा थी, और एक शाखा थी डेमेट्रियस और एक यूक्रेटाइट्स। यूक्रेटाइट्स का एक राजा था एंटियाल किडास, और एंटियाल किडास का एक राजदूत था। उस राजदूत का नाम है दोस्तों हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस, हेरोडोट्स नहीं है, वो इतिहास के पिता हैं, हेलियोडोरस है ना। हेलियोडोरस किसके शासनकाल में? भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था। और भारत में कहाँ आया था वो? तो विदिशा में आया था। ठीक है, और विदिशा में आकर दोस्तों उसने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? इस हेलियोडोरस ने। तो भागभद्र के समय आया था कौन? हेलियोडोरस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इस भागभद्र के बाद अगला शासक कौन आया था? तो अगला शासक था देवभूति। और देवभूति जो था वो अंतिम शासक था किसका? शुंग वंश का। ठीक है, चलिए शुंग वंश अपना खत्म हुआ। शुंग वंश के बाद दोस्तों अगला जो शासन या दूसरा वंश आया उसको बोलते हैं कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश का आप लोगों को बस संस्थापक याद रखना है, और उस संस्थापक का नाम है दोस्तों वासुदेव। क्लियर है इतनी बात? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना बस कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सातवाहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश जो था, ये याद रखना सबसे पहले तो मात्र सत्तात्मक राज्य था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक वंश। मात्र सत्तात्मक मतलब माता को या महिलाओं को ज्यादा प्रधानता देते हैं। आप लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी, एक मूवी है साउथ की, उसको देखना है ना। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों सातवाहन वंश का जो है, इसकी खासियत क्या थी? मात्र सत्तात्मक राज्य। इसके पहले मात्र सत्तात्मक राज्य कहाँ था? वो सिंधु घाटी सभ्यता में थे, और वापस यहाँ पे मात्र सत्तात्मक राज्य वापस लौट के आ गया। ठीक है, सातवाहन वंश के दोस्तों कुछ शासक हैं। पहले मैं आप लोगों को इनकी राजधानी बता देता हूं। ठीक है, इनकी राजधानी है दोस्तों धान्यकटक। ठीक है, धान्यकटक। ठीक है, धान्यकटक कहाँ है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इस राजधानी का मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं आगे की। ठीक है, सातवाहन वंश के दोस्तों कुछ शासक देखते हैं अपन। शासक, ठीक है, सबसे पहला शासक था दोस्तों सीमुक। ठीक है, सीमुक सबसे पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा आया सातकर्णी। ठीक है, तीसरा आया हाल। ठीक है, चौथा आया गौतमी पुत्र सातकर्णी। पांचवा आया दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है, पांचवा कौन है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। और आखिरी वाला आया दोस्तों यज्ञ श्री
करणी। ये कुछ शासक हुआ करते थे किसमें दोस्तों, सातवाहन वंश में। सबसे पहला कौन है, सीमुक। सीमुक सबसे पहले इसलिए क्या, क्योंकि ये संस्थापक था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात ही किसकी करते हैं दोस्तों, सीमुक की, ठीक है। सीमुक से कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है दोस्तों कि ये सातवाहन वंश का क्या है दोस्तों, संस्थापक था, ठीक है। कौन है, सीमुक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला कौन है, सातकर्णी, ठीक है। ये सातकर्णी था फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। सातकर्णी जो है दोस्तों, इसकी एक पत्नी है और इसकी पत्नी का नाम है दोस्तों नागालिका, ठीक है। इस नागालिका ने दोस्तों जमीन दान की थी, जमीन दान की थी, किने, ठीक है, जमीन का दान किया था। किन किन लोगों को दोस्तों, तो कुछ तो बौद्ध लोगों को, बौद्ध लोगों को, और कुछ दोस्तों ब्राह्मण लोगों को, ठीक है, ब्राह्मण लोगों को, ठीक है। बौद्ध लोगों को और ब्राह्मण लोगों को जमीन दान किसने की थी, नागालिका ने। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है दोस्तों नानाघाट अभिलेख से, ठीक है। किस अभिलेख से मिलता है, नानाघाट अभिलेख से। क्लियर है इतनी बात। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण लोगों को ये जमीन दान की थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ सैनिकों को भी इसने जमीन दान की थी। अब सैनिकों को जमीन दान किए करेंगे तो ठीक है दोस्तों। अब सैनिकों को जमीन दान की तो सैनिक जो है दोस्तों ये अपने आप को बड़ा मानने लग गए, ठीक है। सैनिक मानने लग गए थे कि अब अपन जो है अपने पास भी जमीन आने लग गई तो अपन भी जमींदार होने लग गए, ठीक है। तो राजा की बिल्कुल नहीं सुनते थे, ठीक है। तो यहां से दोस्तों राजनीतिक विकेंद्रीकरण आ गया। राजनीतिक विकेंद्रीकरण मतलब दोस्तों कि जो सेना है वो अपने को खुद को राजा मानने लग गई, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो सातकर्णी से याद रखना है बस कि ये नानाघाट अभिलेख है और नागालिका इसकी पत्नी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। सातकर्णी के बाद दोस्तों अगला जो शासक आया वो आया दोस्तों हाल, ठीक है। हाल से कुछ याद नहीं रखना है, दो तीन चीजें याद रखना है बस कि इसकी एक रचना है और रचना थी दोस्तों गाथा सप्तशती, ठीक है। इसकी एक रचना थी, उस रचना का नाम क्या है, गाथा सप्तशती। और इस गाथा सप्तशती में इसके प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। कौन, हाल। हाल की रचना है गाथा सप्तशती और इसमें इसके प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। हाल के बाद अगला जो शासक आया वो आया दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कुछ उपाधियां धारण की थी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी है, तो एक तो की थी इसने एकमात्र ब्राह्मण, दूसरी उपाधि धारण की थी इसने अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है। और जो तीसरी उपाधि की थी इसने की थी वर्ण व्यवस्था का संरक्षक। क्लियर है इतनी बात, ठीक। वर्ण व्यवस्था का संरक्षक। वर्ण व्यवस्था कौन सी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की कुछ उपाधियां थी। कौन सी थी, पहली एकमात्र ब्राह्मण, दूसरी अद्वितीय ब्राह्मण और तीसरी वर्ण व्यवस्था का संस्थापक। मतलब ये अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, मतलब उच्च कुल के मानते थे और इसलिए उसने एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का संरक्षक इसकी उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कुछ युद्ध हुआ था, किसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी का। इसका किससे हुआ था, शक लोगों से हुआ था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि शक लोगों की एक शाखा थी, उस शाखा में दोस्तों एक शासक था, उस शासक का नाम था दोस्तों नहपान, ठीक है। उस नहपान से इसका युद्ध हुआ था और गौतमी पुत्र सातकर्णी उसमें क्या हो गया था, जीत गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी, मैंने आप लोगों को बता दिया। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद दोस्तों बात करते हैं एक और व्यक्ति आया, अगला शासक, उसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से बस आप लोगों को यह याद रखना कि इसका युद्ध हुआ था। और युद्ध किससे हुआ था, तो युद्ध हुआ था दोस्तों रुद्रदामन से। यह रुद्रदामन कहाँ का है, तो यह शक वंश का राजा है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं शक वंश में। शक वंश की एक शाखा थी उज्जैन की, मतलब उज्जैनी की, ठीक है, पश्चिम की शाखा। उसका एक शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन का युद्ध किससे हुआ, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से, ठीक है। और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो है ये इस युद्ध में दोस्तों हार गया था और हारने के बाद इसने रुद्रदामन की बेटी से विवाह किया था, ठीक है। इतनी बात याद रखना है, ठीक। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बाद दोस्तों
अगला जो शासक आया वो आया दोस्तों यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक, यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में याद रखना दोस्तों कि इसने सिक्के चलाए थे। तो याद रखना कि सातवाहन वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो यज्ञ श्री सातकर्णी के कुछ सिक्के थे और इन सिक्कों पर दोस्तों अंकन होता था, वो काय का होता था, नाव का अंकन हुआ करता, मतलब नाव का चित्र बना हुआ था। ठीक है, तो ये पता चलता है दोस्तों कि नाव जो है वो किस में काम आती थी, व्यापार में। तो ये जो व्यक्ति है ये व्यापार में रुचि रखता था। क्लियर है इतनी बात। तो दोस्तों बात करते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी जो है दोस्तों, इसके कुछ सिक्के हुआ करते थे, उन सिक्कों पर नाव का अंकन हुआ करता था। नाव के अंकन से पता चलता है कि नाव व्यापार में काम आती थी, तो ये व्यापार में रुचि रखता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। यज्ञ श्री सातकर्णी के मरने के बाद दोस्तों ये जो वाकट सातवाहन वंश है ये 3 भागों में बढ़ गया। तो इसकी 3 शाखा हो गई। कितनी शाखा हो गई दोस्तों? 3 शाखा हो गई। किसकी? इस सातवाहन वंश की। पहली कौन सी हुई दोस्तों? तो इसकी है वाकाटक। दूसरी कौन सी है दोस्तों? कदंब। ठीक है, पहली है वाकाटक, दूसरी है कदंब। ठीक है, और तीसरी है दोस्तों इक्ष्वाकु। ठीक है, वाकाटक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कदंब कहाँ है? कर्नाटक में। और इक्ष्वाकु कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। सातवाहन वंश जो है यहाँ पे 3 शाखा में बढ़ गया, वाकाटक, कदंब और इक्ष्वाकु। वाकाटक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कदंब कर्नाटक में। इक्ष्वाकु कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इस तरह से दोस्तों सातवाहन वंश का पत्ता जो है खत्म हो गया। ठीक है, मतलब सातवाहन वंश जो है खत्म हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया ये देशी आक्रमण, शुंग, कण्व और सातवाहन। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। अगला शासक कौन आया? अग्निमित्र। उसके बाद भागभद्र। ठीक है, और उसके बाद देवभूति, है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वसुदेव। ठीक, और सातवाहन वंश फिर आया, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? सिमुक ने। दूसरा संस्थापक, दूसरा राजा कौन थे? हाल। और तीसरे राजा कौन थे? बात करते हैं तो माफ कीजिएगा, दूसरा राजा कौन था? सातकर्णी। तीसरा कौन था? हाल। और चौथा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। पांचवा था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। और छठे कौन थे दोस्तों? वो थे यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद ये 3 शाखा में बढ़ गया था। कौन कौन सा? वाकाटक, कदंब और इक्ष्वाकु। वाकाटक महाराष्ट्र में, कदंब कर्नाटक में, इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश में। क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद दोस्तों सातवाहन वंश खत्म हो गया। तो सातवाहन वंश भी खत्म कर लिया अपन ने, तो विदेशी आक्रमण भी अपने खत्म हो गए, देशी आक्रमण भी खत्म हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रशासन की बात करते हैं। ठीक है, कि इनका प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो प्रशासन मतलब दोस्तों बात करते हैं आज का जो पुलिस प्रशासन रहता है ना, ऐसे पुलिस प्रशासन मतलब कैसे कैसे रहते थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रशासन जो है वो विकेंद्रीकृत हो गया। विकेंद्रीकृत मतलब दोस्तों जो सेना है वो अपने आप को राजा मानने लग गई। क्यों मानने लग गई थी? क्योंकि उनको भूमि दान देने लग गए थे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों राजत्व का पूर्ण देनीकरण हो गया था। ठीक है, राजत्व का पूर्ण देनीकरण मतलब बात करते हैं दोस्तों सेना जो है वो अपने आप को राजा मानने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद एक नई प्रणाली आई, वो आई छत्रक प्रणाली। ठीक है, कौन सी प्रणाली आई दोस्तों? छत्रक प्रणाली। और छत्रक प्रणाली किसने चलाई थी? शक वंश के लोगों ने चलाई थी। फिर एक नई प्रणाली आई दोस्तों, एक नई प्रणाली कौन सी आई? संयुक्त शासन प्रणाली। संयुक्त शासन प्रणाली मतलब दोस्तों सभी संयुक्त होकर शासन करो। ये किसने चलाई थी? तो ये भी किसने चलाई थी? सातवाहन, माफ कीजिएगा, शक प्लस किसने चलाई थी? सातवाहन वंश के लोगों ने चलाई थी। क्लियर है इतनी बात। चल, तो ये तो हुआ प्रशासन। अब बात करता हूं इनके समाज की। ठीक है, कि इनका समाज कैसा था। तो समाज का स्वरूप कैसा था? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि स्वरूप कैसा था दोस्तों, तो वो था मात्र सत्तात्मक, मतलब महिलाओं को ज्यादा प्रधानता देते थे। क्लियर है इतनी बात। ठीक, उसके बाद दोस्तों विभाजन। तो विभाजन आप लोगों को पता है दोस्तों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में इनका क्या था? विभाजन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। विभाजन मतलब चतुर्वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चतुर्वर्ण व्यवस्था मतलब 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिला दशा सब बात करते हैं हम।
महिला दशा, तो महिला दशा तो बहुत अच्छी थी, क्यों? क्योंकि इनका समाज ही मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दास प्रथा, तो बिल्कुल दास प्रथा थी, परंतु एक नई चीज आई थी इसमें, उस नई चीज को बोलते हैं क्या? वर्ण संकर, ठीक है। वर्ण संकर मतलब बात करते हैं दोस्तों मनु स्मृति की इसमें क्या हो गई? रचना हो गई। किसमें? मनु स्मृति की इसमें रचना हो गई। मतलब दोस्तों सामाजिक जटिलता में वृद्धि, ठीक है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि, सामाजिक जटिलता में वृद्धि मतलब बात करते हैं दोस्तों लोगों में भेदभाव होने लग गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लोगों में क्या होने लग गया? भेदभाव होने लग गया, ठीक है। इसलिए मनुस्मृति की रचना हुई और इसे बोलते हैं वर्ण संकर। तो याद रखना कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के लोगों में हुई? तो कौन से? सातवाहन वंश में हुई, ठीक है। चल बात कर आगे की। अब मैं बात करता हूं, समाज पढ़ लिया अपन ने, अब इनकी बात करते हैं दोस्तों आर्थिक दशा की, ठीक है, कि इनकी आर्थिक दशा कैसी थी, ठीक है। तो आर्थिक दशा जो है दोस्तों, इन्होंने क्या कर लिया था? रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। रेशम मार्ग पर अधिकार, रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया था दोस्तों? मैंने आप लोगों को बताया था कनिष्क ने, ठीक है। रेशम कहां से आयात होता था? चीन से, और चीन से जो रेशम आयात होता था उसका नाम था चीनपट्ट, और कनिष्क ने उस पर क्या कर लिया था दोस्तों? अधिकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आर्थिक दशा में आप लोगों को पहला तो बताया रेशम मार्ग पर अधिकार, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि सिक्कों का प्रचलन, ठीक है, सिक्कों का प्रचलन। क्लियर है इतनी बात? मैं आप लोगों को बताऊं कि पहला सोने का सिक्का, ठीक है, पहला सोने का सिक्का किसने चलाए थे दोस्तों? सबसे पहले चलाए थे दोस्तों हिंद यूनानी लोगों ने, ठीक है। किसने चलाए थे? हिंद यूनानी लोगों ने, ठीक है। फिर पहला, यह अशुद्ध थे, है ना, पहला शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो पहला शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था दोस्तों विमकड़फिसेस ने। विमकड़फिसेस कुषाण वंश का दूसरा राजा था, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। फिर दोस्तों आगे मैं बात करूं सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ये किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे दोस्तों कनिष्क ने, ठीक है। ये सारी की सारे बात जो है दिमाग में बैठा लेना आप लोग, ठीक है, कि पहला सोने का सिक्का हिंद यूनानी लोगों ने चलाए थे, परंतु दोस्तों ये अशुद्ध थे, ठीक है। पहला शुद्ध सोने का सिक्का विमकड़फिसेस ने चलाया था, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो सिक्कों का प्रचलन हो गया इसमें। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो एक मानसून की खोज हो गई, ठीक है। और मानसून की खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक आया था, और उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों हिप्पालस, ठीक है। इस हिप्पालस नाम के वैज्ञानिक ने काय की खोज कर दी थी? मानसून की खोज कर दी थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ये हो गई दोस्तों इनकी आर्थिक दशा, ठीक है। अब आर्थिक दशा में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इनकी आर्थिक संरचना, ठीक है, कि आर्थिक संरचना इनकी कैसी थी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन दोस्तों पशुपालन। तो पशुपालन जो था वो उन्नत था, सभी प्रकार के पशुओं को पालते थे, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं दोस्तों तो कृषि, कृषि जो थी ये उन्नत अवस्था में थी, और कुछ झीलों का निर्माण हो गया, कुछ नहरों का निर्माण हो गया, ठीक है। झील कौन सी? सुदर्शन झील का निर्माण कराया मैंने आप लोगों को बताया। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो रुद्रदामन ने किया था। रुद्रदामन कहाँ का राजा था? तो ये शक वंश की उज्जैन शाखा का राजा था, ठीक है। याद रखना कि झील में सुदर्शन झील, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुदर्शन झील जो है वो किसने बनवाई थी? तो रुद्रदामन ने बनवाई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, पशुपालन हो गया, कृषि हो गई। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा दोस्तों उद्योग, ठीक है। क्या आएंगे दोस्तों? उद्योग। उद्योग जो था इसमें दोस्तों बात करते हैं, उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कहाँ से दोस्तों? मथुरा से बनते थे। और उस वस्त्र का नाम क्या था? तो उस वस्त्र का नाम था साटक, ठीक है। क्या नाम था? साटक। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दोस्तों मौर्योत्तर काल में सूती वस्त्र का नाम क्या था? तो साटक, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ था? मथुरा से। मथुरा से निर्यात किया जाता है, वस्त्र का नाम क्या था दोस्तों? साटक, ठीक है। उसके बाद कुछ उद्योग थे दोस्तों शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग मतलब मूर्ति बनाने वाले उद्योग, ठीक है। पहला वस्त्र उद्योग कौन सा था?
दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा उद्योग कौन सा था, शिल्प उद्योग, ठीक है। और शिल्प उद्योग दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे मूर्तियां काय की बनाई जाती थी, हाथी वगैरह की मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलिए बात करते हैं दोस्तों। और इस शिल्प उद्योग का केंद्र क्या था, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिल्प उद्योग का केंद्र कौन सा था, विदिशा था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चल बात करते हैं। आर्थिक संरचना मैंने आप लोगों को पशुपालन बता दिया, कृषि बता दिया, उद्योग बता दिया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों वाणिज्य व्यापार की, ठीक है, वाणिज्य व्यापार की, ठीक है। वाणिज्य व्यापार जो था वो दोस्तों बात करते हैं, उसका उल्लेख मिलता था। और वाणिज्य व्यापार के ऊपर दोस्तों कुछ पुस्तक लिखी गई है, और 2 पुस्तक इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है, तो देखो बात करते हैं दोस्तों। पहली जो पुस्तक थी वो थी नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दोस्तों प्लिनी। याद रखना, एक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी से पुस्तक थी, वो थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। तो वाणिज्य व्यापार के ऊपर 2 पुस्तक लिखी गई है। पहली नेचुरल हिस्ट्री, लेखक कौन है, प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ, माफ कीजिएगा, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, इसके लेखक जो है अज्ञात है, पता नहीं है, ठीक है। इस नेचुरल हिस्ट्री में जो प्लिनी है दोस्तों, ये जो प्लिनी है दोस्तों बात करते हैं, तो रोमन से भारत आने वाले व्यापार पर दुख व्यक्त करता है कौन, प्लिनी। इस पुस्तक में लिखा गया है कि जो ये प्लिनी है, ये रोमन से भारत आने वाले सोना जो है, रोमन से आता था कहाँ, भारत में आता था दोस्तों। बात करते हैं ना, क्योंकि बात करते हैं दोस्तों, भारत में सोने की खोज नहीं हुई थी, सोना नहीं हुआ था ज्यादा, तो वो आयात किया जाता था, ठीक है। तो आयात कहाँ किया जाता था, वो आयात किया जाता था रोम से, ठीक है। तो रोम से भारत आने वाले सोने पर दुख एवं रोष व्यक्त करता है कौन, प्लिनी, इस किताब में कहा गया है, ठीक है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि लाल सागर से होने वाला व्यापार, ठीक है, लाल सागर से होने वाले व्यापार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लाल सागर से होने वाले व्यापार का उल्लेख मिलता है किसमें दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये दोनों पुस्तक आप लोगों को याद होगी, ठीक। अब इसमें दोस्तों विनिमय के माध्यम कौन से थे, तो एक तो थल था और एक क्या था दोस्तों, जल, ठीक है। एक थल था और एक क्या था, जल। थल से क्या आयात होते थे, वो होते थे दोस्तों रेशम मार्ग, ठीक है। मतलब बात करते हैं दोस्तों, रेशम आयात होता था कहां से, चीन से, थल मार्ग से, ठीक है। उसके बाद जल मार्ग की अगर मैं बात करूं, किसकी, जल मार्ग की बात करूं, तो जल मार्ग पे दोस्तों कुछ बंदरगाह थे, वो एक पश्चिमी थी, एक कुछ पूर्वी थे, ठीक है। तो जल मार्ग पर दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखना कि सिक्कों से, ठीक है, क्या इसे, सिक्कों से, है ना। तो बात करते हैं दोस्तों कि जल मार्ग के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं दोस्तों सिक्कों से, ठीक है। कहां से, सिक्कों से। और सिक्कों से कहां मिलते हैं, तो यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का राजा था, और उसके सिक्कों पर नाव का अंकन मिलता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहां पे ही एक बात की है कि मानसून की खोज हो गई थी, ठीक है। मानसून की खोज किसने करी थी, हिप्पालस ने। उसके बाद आगे की मैं बात करूं दोस्तों, तो कुछ जो है वो कुछ बंदरगाह थे, ठीक है। बंदरगाह कौन से थे उसकी बात करता हूं, तो एक था दोस्तों अरिक मेड बंदरगाह। कहाँ का था ये था दोस्तों पांडिचेरी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया बंदरगाह है ना, कि अरिकमेड बंदरगाह दोस्तों किस वंश में था, तो मौर्योत्तर काल में होता। तो और अरिकमेड बंदरगाह कहाँ का है दोस्तों, तो पांडिचेरी का है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दोस्तों भड़ोज या बेरीनागा, ठीक है, भड़ोज या बेरीनागा, ये कहाँ का बंदरगाह है, तो ये है दोस्तों गुजरात का। क्लियर है इतनी बात, कहाँ है दोस्तों, गुजरात का, ठीक है। और अरिकमेड से दोस्तों रोमन बस्ती और रोमन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। रोमन बस्ती और रोमन वस्तुओं का उल्लेख, क्योंकि सोना कहां से आयात होता था, रोम से होता था, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी बताया नेचुरल हिस्ट्री में, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, प्लिनी ने, ठीक है, कि रोम से आने वाले सोने पर यह दुख एवं रोष व्यक्त करता था कौन,
दोस्तों प्लिनी, ठीक है। तो अरिकमेड जो है बंदरगाह कहाँ का था, पांडिचेरी का, और इसमें दोस्तों रोमन बस्ती और वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, बात करते हैं या उनका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों विनिमय का माध्यम क्या था, ठीक है। तो विनिमय का जो माध्यम था वो थे सिक्के, ठीक है। विनिमय का माध्यम, तो विनिमय के माध्यम क्या थे दोस्तों, सिक्के हुआ करते थे। तो सिक्के जो थे वो बहुत प्रकार के हुआ करते थे, ठीक है। वो कौन कौन से सिक्के थे, तो पहला जो है वो पहला सिक्का था दोस्तों सोने का सिक्का, ठीक है। तो पहला सोने का सिक्का किसने चलाया, हिंद यूनानी लोगों ने। मैंने आप लोगों को 5-6 बार बता दिया है, अब तो याद आ ही जाएगा समझ में, ठीक है, कि पहला सोने का सिक्का हिंद यूनानी लोगों ने चलाया, परंतु अशुद्ध था। पहला शुद्धतम सोने का सिक्का किसने चलाया, विम कैडफिसेस ने। सर्वाधिक शुद्धतम सोने के सिक्के किसने चलाए दोस्तों, तो वो किसने चलाए, कनिष्क ने, ठीक है। तो सोने के सिक्के हुआ करते थे। उसके बाद दोस्तों कुछ हुआ करते थे चांदी के सिक्के, और चांदी के सिक्के किन लोगों ने चलाए थे, शक लोगों ने चलाए थे, ठीक है। किन लोगों ने चलाए थे, शक लोगों ने। फिर हुआ करते थे तांबे के सिक्के, ठीक है। तो तांबे के सिक्के किन लोगों ने चलाए थे, तो वो लगाए थे दोस्तों कुषाण वंश के लोगों ने, ठीक है। आगे जो सिक्के थे वो पोटीन के थे, ठीक है। एक धातु है ये, कौन सी, पोटीन। और पोटीन के सिक्के किसने चलाए दोस्तों, इस पोटीन को ही बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। मतलब बहुत सारी धातुओं को मिलाया जाता था और उससे क्या बनता था, पोटीन, ठीक है। और पोटीन के सिक्के किसने चलाए, सातवाहन वंश के लोगों ने चलाए। और पांचवा जो था दोस्तों वो थे दोस्तों सीसा के सिक्के, ठीक है, सीसा के सिक्के। और सीसा के सिक्के किसने चलाए दोस्तों, तो वो चलाए सातवाहन वंश के लोगों ने। मतलब चलाए थे सबने, परंतु सर्वाधिक इन्होंने चलाए थे, ठीक है। तो इसमें 4-5 प्रकार के सिक्के आते हैं इसमें, कितने, मौर्योत्तर काल में, ठीक है। याद रखना, मैंने आप लोगों को विदेशी और देशी आक्रमणों को सबका मैंने सामाजिक जीवन भी साथ में बताया है, प्रशासन भी साथ में बताया है, ठीक है। और आप लोगों को केंद्रीय विभाजन इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो है केंद्र का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो सैनिक थे वो अपने को खुद को राजा मानने लग गए थे, ठीक है। तो राजा का ज्यादा वर्चस्व बचा ही नहीं था, ठीक। तो विनिमय के माध्यम में कुछ सिक्के चलते थे। विनिमय मतलब दोस्तों कुछ चीजें खरीदना है ना, तो कुछ चीजें खरीदने के लिए सिक्के देने होते थे, ठीक है। तो सिक्के जो है सोने के हुआ करते थे। तो सिक्के सोने के पहले किसने चलाए थे, हिंद यूनानी ने। चांदी के किसने चलाए थे, शक लोगों ने। तांबे के किसने, कुषाण लोगों ने। पोटीन के सिक्के किसने चलाए, सातवाहन वंश के लोगों ने। और शीशे के सिक्के भी किसने चलाए, सातवाहन वंश के लोगों ने, ठीक है। तो ये दोस्तों अपना पूरा का पूरा हुआ मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मैंने आप लोगों को विदेशी आक्रमण भी बता दिए और देशी आक्रमण भी बता दिए। अब मौर्योत्तर काल के बाद दोस्तों बात करते हैं, मैंने आप लोगों को मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण में आखिरी का बताया, पहला बताया हिंद यूनानी, शक पहला, और कुषाण। और कुषाण वंश में दोस्तों कुछ गुप्त लोग थे, और गुप्त लोग मतलब गुप्त वंश, ऐसा नहीं कि गुप्त रहते थे, वो गुप्त वंश के लोग थे। और उसमें एक आदमी था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त जो है वो कुषाण वंश के लोगों में सामंत हुआ करते थे, ठीक है। देखिए इसको मैं एक आप लोगों को समरी बता देता हूं, ठीक है। कुषाण वंश जो था वो विदेशी आक्रमण का आखिरी आक्रमण था, ठीक है। और उसमें दोस्तों बात करते हैं कुछ सामंत हुआ करते थे। सामंत मतलब नौकर चाकर, ठीक है। और वो हुआ करता था एक दोस्तों आदमी श्रीगुप्त, ठीक है। और श्रीगुप्त जो है दोस्तों इसने मौके का फायदा उठाकर दोस्तों इस कुषाण वंश को खत्म करके एक नया साम्राज्य स्थापित किया, और उसको बोलते हैं दोस्तों गुप्त वंश, ठीक है। तो ये विदेशी आक्रमण या मौर्योत्तर काल खत्म होने के बाद नया वंश आएगा, उसको बोलते हैं गुप्त वंश, ठीक है। और गुप्त वंश जो है अपने को अगले लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया, आप लोग किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए, बनेंगे एक एक क्वेश्चन, नहीं बने आप लोगों से तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।